Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 15 of your biology book. This chapter is about homeostasis. The homeostasis, it is basically a state of steady internal physical and chemical conditions which are maintained by the living organisms. Mostly in the exams, definition and the importance of the homeostasis is asked. So first of all, we will discuss this question that define homeostasis and write down its importance. Here in this slide, the definition of the homeostasis and its importance, it is given. Homeostasis is a phenomenon by which living organisms protect their internal environment from the harms or changes in the external environment. While homeostasis is important because it is required for the maintenance of an organism, and due to it the organisms they are able to survive. Students, basically हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स मौजूद हैं, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, वाटर है, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हैं, या फिर मुख्तलिफ आयन्स हो सकते हैं जिस तरह से कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम आयन्स हैं. तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ये चेंज होती रहती है इनकी कंसंट्रेशन. इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज है वो शॉर्ट लिमिट्स में होती है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें इन मॉलिक्यूल्स में जो चेंजेस आती हैं इनकी कंसंट्रेशन में वो वाइडर होती हैं. जैसे देखिए टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं. हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो हर टाइम एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन नहीं रहता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, और वो फ्लक्चुएशन जस्ट 1 डिग्री की होती है. जैसे देखिए 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्लक्चुएट हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का वो कर सकता है. लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत वाइडर हैं. जैसे देखिए आजकल मॉर्निंग में टेम्परेचर होता है तकरीबन 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और मिड ऑफ द डे में वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. तो कितनी बड़ी चेंज है. अब हमारी बॉडी इतनी बड़ी चेंज के मुकाबले में अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर शॉर्ट या नैरो लिमिट के अंदर रखती है. तो इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जो तरीका इन्वॉल्व होता है जिससे इंटरनल बैलेंस मेंटेन रखा जाता है, उसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं. तो होम्योस्टेसिस जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के लिए नहीं होता, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के आयन्स के लिए भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल्स की इंटरनल बैलेंस के लिए भी हो सकता है, वाटर के लिए भी हो सकता है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में इन्वॉल्व हैं. तो ये मोस्टली क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि व्हाट मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए 3 मैकेनिज्म्स हैं: थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. लेट्स सी देम वन बाय वन. सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन को देखते हैं. ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आयन्स और वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसका देखिए जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो फ्लूइड्स का है विद इन द बॉडी उसको मेंटेन करता है. तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या हो गया? मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर सॉल्ट्स एंड वाटर. जबकि थर्मोरेगुलेशन उसका देखिए नेम ही इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन द लिमिट्स. And here the temperature which is maintained, of course it is internal temperature. Thermoregulation वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल टेम्परेचर विद इन लिमिट्स मेंटेन करते हैं.
And the third mechanism which is involved in maintaining homeostasis, it is excretion. Excretion is basically a mechanism by which removal of nitrogenous wastes is done. Various organisms, they are excreting various types of nitrogenous waste, that is ammonia, urea or uric acid. In next lectures we will study all these processes or mechanisms in detail. Now prepare these definitions of excretion, thermoregulation and osmoregulation from your book, as well as you will also prepare the importance and the definition of homeostasis. Thank you.